हाँ, तो जो पहले हम बात करेंगे कि प्योर रोलिंग क्या है और इम्प्योर रोलिंग क्या है, लेकिन उसके पहले जो हमारा मेन टॉपिक है उसको लिख लेते हैं बोर्ड पे। तो पहले इम्प्योर रोलिंग देख लेते हैं। देखो, किसी भी बॉडी को रोल कराने के लिए, किसी भी ऑब्जेक्ट को रोल कराने के लिए उसको दो तरह की वेलोसिटी देनी पड़ती है। पहली होती है कि ट्रांसलेशनल, जो बॉडी को सिर्फ आगे की तरफ मूव कराएगी, और दूसरी होती है रोटेशनल, ये बॉडी को ओमेगा स्पीड से घुमाएगी। ठीक है ना। तो अगर दोनों वेलोसिटीज को मिला के अगर हम ऑब्जेक्ट को दे देंगे तो वो तो रोलिंग पे आ जाएगा ना। तो अब यहाँ पे डिपेंड करेगा कि जो रोलिंग ऑब्जेक्ट का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, तो उस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट की टेंजेंशियल वेलोसिटी, मतलब कि आर ओमेगा, अगर वो वीसी के बराबर हो गई तब तो वहाँ पे प्योर रोलिंग हो जाएगी। लेकिन अगर वो वीसी के बराबर नहीं होती है तब वहाँ पे शुरू होता है हमारा इम्प्योर रोलिंग। मतलब कि इम्प्योर रोलिंग के दो कंडीशन बनते हैं कि अगर जो आर ओमेगा है वो अगर वीसी से बड़ा हो जाए, चाहे आर ओमेगा है वो वीसी से छोटा हो जाए। अब हम पहला एग्जांपल लेंगे जब आर ओमेगा बड़ा हो जाए वीसी से, मतलब जो रोलिंग बॉडी का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, जो रोलिंग बॉडी का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, उस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट की टेंजेंशियल वेलोसिटी, मतलब कि आर ओमेगा पीछे की ओर अधिक हो जाए वीसी से। वीसी तो आगे लग रही है ना, और टेंजेंशियल वेलोसिटी पीछे लग रही है, तो आर ओमेगा बड़ा हो जाए वीसी से। तो ऐसा एग्जाम्पल हम लोग देखे होंगे खेत वेत में, जब ट्रैक्टर पानी वाले जगह पे फंस जाता है ना, तो उसका जो पहिया होता है व्हीकल, वो बहुत तेज घूमता है, लेकिन वो आराम आराम से आगे बढ़ता है। यार ऐसा हम लोग देखे होंगे खेत वेत में। तो ये था एग्जाम्पल पहले वाले का कि जब आर ओमेगा बड़ा हो गया वीसी से। अब जो हमारा दूसरा एग्जाम्पल है कि जब आर ओमेगा छोटा हो जाए वीसी से, मतलब जो रोलिंग बॉडी है उस रोलिंग बॉडी का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, उस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट की टेंजेंशियल वेलोसिटी पीछे की ओर छोटी हो आगे ले जाने वाली स्पीड से। तो ऐसा एग्जाम्पल हम लोग देखे होंगे अपने घर में ही कि जो होती है ना क्रिकेट बॉल, उसको अगर स्लिपरी एरिया में उसको अगर हम फेंकेंगे, मतलब अंडर आर्म, तो उसको देखते हैं ना हम लोग कि वो मतलब घूमती बहुत कम है, लेकिन वो आगे की तरफ मूव ज़्यादा करती है। मतलब कि वो स्लिप करते हुए आगे की तरफ मूव करती है। वो तो कम घूमती है लेकिन वो मूव अधिक करती है आगे की तरफ। मतलब कि वहाँ पे प्योर रोलिंग नहीं हो रही है, वहाँ पे हो रही है इम्प्योर रोलिंग। और इम्प्योर कौन सी वाली? जब उसका आर ओमेगा छोटा है वीसी से, किसका? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का, सरफेस से, जिसपे वो रोल कर रही है, मतलब जिसपे वो मूव कर रही है। तो इसको लिख लेते हैं, उसके बाद देखेंगे प्योर रोलिंग वाला।
लोगों को इम्प्योर रोलिंग अधिक नहीं पढ़ना है। जो हमारा मतलब टॉपिक होगा वो प्योर पे ही होगा, तो हम लोग प्योर को ही अच्छे से खोलेंगे। हाँ, तो अब शुरू करते हैं प्योर रोलिंग मोशन बिना किसी एंगल वाला। मतलब जो अभी हम प्लेन लिए हैं वो इंक्लाइंड नहीं है, और यहाँ पे जो हम सरफेस लेंगे वो हमारा रफ होगा। स्मूथ वाले केस हम बाद में देखेंगे, क्योंकि क्वेश्चन वहाँ से भी आते हैं। तो मानो कि हमारे पास कोई डिस्क है और वो सरफेस पे रोल कर रही है। तो रोलिंग के लिए जो पहला कंडीशन होता है कि जो उसका कांटेक्ट पॉइंट है, जो डिस्क का कांटेक्ट पॉइंट है सरफेस से, उसका जो आर ओमेगा है वो बराबर हो जाए वीसी से। और दूसरा कंडीशन होता है कि जो कांटेक्ट पॉइंट हो वो रेस्ट में हो ग्राउंड के फ्रेम से देखने पे। अब देखते हैं कि आर ओमेगा है वो वीसी के बराबर कैसे होता है। तो मानो कि जो हमारे पास डिस्क है उसको हमको रोल करवाना है सरफेस पे। तो देखो शुरू में ना जो हम फोर्स लगाएंगे वो उसके तुम सेंटर ऑफ मास पे फोर्स लगाएंगे। ऐसा फोर्स जिसका डायरेक्शन उस सरफेस के पैरेलल हो, ठीक है ना। तो ऐसा हम फोर्स लगाएंगे ना जो उसके सेंटर ऑफ मास पे एक्ट कर रहा हो। शुरू में वो ब्लॉक स्लिप करेगी कुछ समय के लिए। तो जब वो स्लिप करेगी ना तो उसमें रिलेटिव मोशन आ जाएगा ग्राउंड के बीच में और उस डिस्क के बीच में। देखो जहाँ पर रिलेटिव मोशन होगा तो वहाँ तो फ्रिक्शन आएगा ही आएगा। अगर फ्रिक्शन आएगा तो चाहेगा कि हम ब्लॉक को टॉर्क दे दें कि वो हल्का फुल्का घूम जाए। अभी शुरू में वो थोड़ा कम घूमेगा, लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतेगा ना जो आर ओमेगा है उसका वैल्यू अधिक होते जाएगा और जो वीसी है वो कम होते जाएगा। और वीसी क्यों कम हो रहा है भाई? वीसी इसलिए कम हो रहा है क्योंकि वीसी का डायरेक्शन उस फ्रिक्शन के डायरेक्शन के उल्टा है। तो फ्रिक्शनल फोर्स वीसी को कम करेगा, तो कुछ समय बाद दोनों बराबर हो जाएंगे। दूसरा कंडीशन है कि जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है डिस्क का सरफेस से वो रेस्ट में आ जाए। अब इसका क्या मतलब, देखो अभी जो बोले हैं ना उसको 0.75 पे देखना, थोड़ा तेज हो गया है वो। तो देखो जितने भी उस डिस्क के चाहे उस रोलिंग बॉडी पे सरकमफ्रेंस पे जितने भी पॉइंट्स हैं ना, जितने भी उसके सरकमफ्रेंस से पॉइंट हैं, मतलब ऐसे पॉइंट जो बार बार ग्राउंड के टच में आ रहे हैं, मतलब जितने भी पॉइंट है सरकमफ्रेंस के वो बारी बारी से कुछ मोमेंट के लिए ग्राउंड के टच में आते हैं और कुछ मोमेंट के लिए वो रेस्ट में रहते हैं। तो वो पॉइंट लगातार आते हैं, तो इसीलिए हम बोलते हैं ना कि मतलब लगातार कोई ना कोई पॉइंट, जो पॉइंट सरकमफ्रेंस पे है डिस्क के, वो कोई ना कोई पॉइंट किसी न किसी मोमेंट पे वो टच में रहेगा। तो जब वो टच में रहेगा तो वो रेस्ट में रहेगा, तभी रेस्ट वाला क्राइटेरिया हमेशा मेंटेन रहता है। तो ऐसा हम बोल सकते हैं कि हर एक सरकमफ्रेंस वाले पार्टिकल कुछ समय के बाद बहुत कुछ समय के लिए वो ग्राउंड के टच में आते हैं। तो ये हो गया हमारा दोनों कंडीशन प्योर रोलिंग का। पहला हो गया V = R ओमेगा, मतलब VC = R ओमेगा। दूसरा हो गया कि वेलोसिटी ऑफ कांटेक्ट पॉइंट इज इन रेस्ट विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। हाँ, तो अब इसको भी लिख लेते हैं बढ़िया से।
हाँ, तो अब आते हैं हम अपने इंक्लाइन प्लेन पे। इंक्लाइन प्लेन पर सब कुछ निकालेंगे हम, एक्सेलरेशन, फ्रिक्शन, वेलोसिटी, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। और यहाँ भी जो हमारा सरफेस होगा वो भी रफ ही होगा। स्मूथ वाला केस हम बाद में करेंगे डिस्कस, पहले इसको बना लेते हैं।
तो देखो यहाँ पे ब्लॉक के दो तरह की फोर्स लग रही हैं। पहली लग रही है md sin थीटा, दूसरी है हमारी फ्रिक्शन। देखो यहाँ पे md sin थीटा ब्लॉक को सिर्फ ट्रांसलेशनल मोशन देगी और यहाँ पे फ्रिक्शन उस डिस्क को घुमाने का काम करेगी। तो डिस्क घूमते हुए आगे जाएगी, मतलब कि रोल करेगी। तो इसको अब आगे प्रोसीड करते हैं। यहाँ तक ठीक है ना? अब इसको आगे बढ़ा के हम ए निकाल लेंगे।
यहाँ पे हमारा ए निकल गया। अब देखते हैं वी कैसे निकलेगा, वेलोसिटी कैसे निकलेगी। तो उसके लिए हम सिंपली यूज कर लेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन को, क्योंकि यहाँ पे ए तो कांस्टेंट है ना, यहाँ पे ए चेंज नहीं हो रहा ना। अगर हमारा थीटा फिक्स है और जो ऑब्जेक्ट लिए हैं वो फिक्स है तो हमारा ए सेम है। लेकिन उसके पहले देखते हैं कि जो ये इक्वेशन में आया है ना के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, ये कैसे आया है। देखो मान लो कि हमारे पास कोई एक डिस्क है, ठीक है ना, और उसका मास m है और वो अपने एक्सिस के नाम गोल गोल घूम रहा है और उसका जो एक्सिस है वो ग्राउंड के परपेंडिकुलर है, मतलब ऐसा उसका एक्सिस हम लिए हैं, ठीक है ना। अब ठीक उतने ही मास का हम एक पॉइंट ऑब्जेक्ट लेंगे और वो भी किसी एक्सिस के अगल बगल घूम रहा है। तो देखो अगर हमको के में और आर में रिलेशन चाहिए तो हमको दोनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम करना पड़ेगा, दोनों का जो आई है उसको सेम करना पड़ेगा। जैसे डिस्क का है ना हाफ एम आर स्क्वायर, तो जो डिस्क का रेडियस था वो आर था और इसका के लिए हम जो उसका एक्सिस ऑफ रोटेशन है उससे और जो पॉइंट ऑब्जेक्ट है उससे जो दूरी है दोनों के बीच में वो है के। तो डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है हाफ एम आर स्क्वायर और इसका हो जाएगा पॉइंट ऑब्जेक्ट का एम के स्क्वायर। दोनों का मास सेम लिए हम, हाफ एम आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू एम के स्क्वायर। तो हमारा आ जाएगा के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1/2। देखो ये जो 1/2 दे रहा है ना, जो के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर का वैल्यू 1/2 यहाँ पे आ रहा है ना, ये है कोफिशिएंट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क। और ये अलग अलग ऑब्जेक्ट के लिए अलग अलग हो सकता है। जैसे स्फीयर में होता है 2/3 चाहे 2/5। तो बेसिकली हमको के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर देता है किसी भी रोलिंग बॉडी का कोफिशिएंट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, बस यही है। अब इसको भी लिख के समझ लेते हैं।
तो उसके बाद अब हम भी निकाल लेते हैं वेलोसिटी निकाल लेंगे हम। देखो इसमें भी हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे आई अपन एम आर स्क्वायर को के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर से, दोनों का मतलब सेम ही रहेगा। ये हो गया हमारा भी। तो इसके बाद अब हम निकालेंगे फ्रिक्शन की वैल्यू।